अम, आज हम फाइनली प्रोबेबिलिटी से हटके स्टैटिस्टिक्स की तरफ आएंगे। स्टैटिस्टिक्स की तरफ इसलिए आएंगे कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं इनफैक्ट शायद सारे सवाल ही ऐसे होते हैं that cannot be answered without data. फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल कोविड की वैक्सीन आई हुई है। वो वैक्सीन इफ़ेक्टिव है कि नहीं इफ़ेक्टिव, ये कैसे आंसर करेंगे आप लोग? आप में से अगर कोई अटेम्प्ट करना चाहे, अगर मैं किसी से पूछूं कोविड की वैक्सीन आई है, या मैं कहता हूं मैंने वैक्सीन इजाद की है कोविड की और बहुत अच्छी है, तो आप लोग कैसे डिटर्मिन करेंगे कि अच्छी है या नहीं है? हम बाकी लोगों से डाटा इकट्ठा करेंगे कि आपने लगवाई की तो क्या रिजल्ट आया। और यानी अगर एक बंदे से पूछ लें तो सिर्फ एक बंदे से? सर ज्यादा से पूछना है, मतलब जितने ज्यादा से ज्यादा होंगे उतना हमारा जितने डाटा ज़्यादा से more clear पूछेंगे, होगा। हाँ, जितने ज़्यादा से पूछेंगे उतना ही बेहतर आपका एस्टिमेट होगा। जी और सर। ये जी सर मैं ये कह रहा था कि एक जवाब नहीं है। जी बिल्कुल। विच मीन्स कि जब आप बहुत सारे लोगों से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे तो ये बहुत सारा डेटा इकट्ठा हो जाएगा आपके पास। और तो दैट्स व्हाट आई मीन व्हेन आई से कि सम क्वेश्चंस कैन नॉट बी आंसर्ड विदाउट डेटा। यू नीड डेटा। आई डोंट नो व्हाई आई पुट अ क्वेश्चन मार्क हियर। आई डोंट नीड अ क्वेश्चन मार्क। ओके। अच्छा, जब आप डेटा कलेक्ट कर लेंगे तो जो डेटा कलेक्ट कर लेंगे तो और कोई नतीजा भी अखज़ कर लेंगे। व्हेन यू इन्फर, नतीजा अखज़ कर लेंगे कोई, व्हेन यू इन्फर समथिंग फ्रॉम डेटा दैट वाज कलेक्टेड, तो फिर कुछ सवाल उठेंगे। Some other questions arise. For example, डेटा कैसे कलेक्ट किया था आपने? डेटा कैसे कलेक्ट किया था आपने? ये क्यों ज़रूरी है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने सिर्फ बूढ़े लोगों से जाके पूछ लिया कि ये कोविड वैक्सीन का ही कि यार वो कैसा था जी, वैक्सीन इफेक्टिव थी कि नहीं थी, सिर्फ बूढ़ों से पूछा वर्सेस सिर्फ यंग लोगों से पूछ लिया, या सिर्फ अमीर लोगों से पूछ लिया, या सिर्फ गरीब लोगों से पूछ लिया, डू यू थिंक इट मैटर्स कि मैंने किससे जाके डेटा कलेक्ट किया? नहीं सबसे नहीं, मैंने किसी एक ग्रुप से किया कलेक्ट। डज इट मैटर नाउ? जी सर। राइट। सो डेटा किस तरह से कलेक्ट किया जा रहा है, इससे बड़ा फर्क पड़ता है। अगर लेट्स से कोविड की बात ना हो रही होती, अगर बात हो रही होती कि किस पॉलिटिकल पार्टी की सपोर्ट ज़्यादा है, तो अगर मैं कोई ख़ास शहर चूज़ कर लूँ और सिर्फ उस शहर के लोगों से पूछूं
और फिर मैं कहूँ कि पूरे पाकिस्तान में इस पार्टी की इतनी सपोर्ट है, ये ठीक होगा तरीका? नहीं सर। ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि कुछ शहर ऐसे होते हैं जिनमें एक पार्टी ज़्यादा पॉपुलर होती है, दूसरे शहरों में दूसरी पार्टी ज़्यादा पॉपुलर होगी। सो पॉइंट इज कि डेटा आपने कैसे कलेक्ट किया है, इस पे डिपेंड करता है कि इससे डिटर्मिन होगा कि आपका नतीजा क्या अखज़ होगा। ठीक है, सो इट्स वेरी इजी टू लाई यूजिंग स्टेटिस्टिक्स, वेरी इजी। ठीक है, ओके, एक तो ये सवाल उठता है। दूसरा सवाल, किसने कलेक्ट किया था डेटा? बाय whom? who collected the data? फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल पार्टीज पे कर लेते हैं। एक पार्टी ने अपना सर्वे करवाया, तो क्या ये एक्सेप्टेबल हो जाएगा सबके लिए? पॉलिटिकल पार्टी है, कोई पॉलिटिकल इशू है, और वो पार्टी कहती है कि यार ये इशू है, हमने ये सर्वे करवाया है, लोगों से पूछा है हमने, तो क्या सब लोग मान जाएंगे? क्या ये कंट्रोवर्शियल होगा या नहीं होगा? कंट्रोवर्शियल होगा। ये होगा। दूसरी पार्टी कहेगी यार आप लोगों का तो एजेंडा है पीछे, आप लोग तो चाहते हैं फलान लॉ पास हो या फलान लॉ ना पास हो, आप तो उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए अपना जो भी डेटा कलेक्ट किया है वो पता नहीं कैसे किया होगा आपने, पता नहीं किस तरह रिजल्ट्स लेके आए होंगे, तो चीज़ें कंट्रोवर्शियल हो जाती। यानी आप जितने मर्जी ईमानदार हों, ये सवाल तो फिर भी रेज होगा कि डेटा किसने कलेक्ट किया था। अच्छा, और भी शक की निगाह से देखें, क्यों कलेक्ट किया था भाई? वाई? क्योंकि इससे आपका एजेंडा जाहिर होता है। ठीक है, कब कलेक्ट किया था? 10 साल पुराने डेटा की बात कर रहे हैं या अभी कलेक्ट किया था? ठीक है, तो ये सारे सवाल हैं जो उठते हैं, क्योंकि आप कोई नतीजा अखज़ कर रहे हैं ना, उस नतीजे की बेस पे आपने कोई पॉलिसी, कोई लॉ, कोई लोगों को वैक्सीन इंट्रोड्यूस होगी, कहीं ना कोई सोसाइटी को अफेक्ट करेंगी ना ये डिसीजंस। तो इसलिए ये सवाल बड़े ज़रूरी हैं। डेटा कैसे कलेक्ट किया, किसने कलेक्ट किया, क्यों कलेक्ट किया, कब कलेक्ट किया डेटा। ठीक है, एक और सवाल, who funded the effort? Who funded the effort? ये सवाल उठते हैं। किसी को पसंद आए ये सवाल या ना पसंद आए, ये सवाल तो उठते हैं। Who funded the effort? फॉर एग्जाम्पल थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में अक्सर वर्ल्ड बैंक फंड कर देता है, तो उसके साथ एक स्टिग्मा अटैच हुआ है कि अगर फंडिंग वर्ल्ड बैंक से आई है वो पीछे कोई एजेंडा होगा। एजेंडा हो या ना हो ये तो बिल्कुल अलग बहस है, पर ये इम्प्रेशन, ये स्टिग्मा एक अटैच हुआ है कि ओहो वर्ल्ड बैंक है, कोई एजेंडा होगा, ये मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं चीज़ें। हो सकता है करना चाह रहे हो सकता है ना करना चाह रहे हो, पर ये स्टिग्मा अटैच होगा कि किसने फंड किया। फंड कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने फंड किया था डेटा कलेक्शन, कौन सी एनजीओ ने, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ने फंड किया था, कौन सी रिलीजियस पार्टी ने फंड की थी एफर्ट। ठीक है, ये सारे सवाल उठते हैं। ओके, तो ये तो चले वैसे सवाल हो गए, लेकिन जब आप डेटा कलेक्ट करते हैं तो ये मैं ना एक ओवरव्यू सा दे रहा हूँ कि स्टैटिस्टिक्स में किस किस्म की चीज़ों के साथ डील करते हैं हम। जो अक्सर जो बेसिक पर्पस होता है डेटा कलेक्शन का, वो अक्सर होता है कि आप इन्यूमरेट कर सकें चीज़ों को, आप काउंट कर सकें। फॉर एग्जांपल आप कह सकें कि हाउ मैनी
I don't know how many supporters of democracy in the population. तो ये आप गिन रहे हैं, आप गिनना चाह रहे हैं कि कितने लोग थे जो ये क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं. हाउ मेनी सपोर्टर्स ऑफ डेमोक्रेसी, या हाउ मैनी आई डोंट नो हाउ मैनी. अगर लेट्स से कोई रिवर है, उसमें आप जानना चाहते हैं इस रिवर में कितनी साल्मन मछली कितनी होगी इन द रिवर, हाउ मेनी साल्मन, एंड सो ऑन. जंगल में या वाइल्ड में कितने गोरिल्लाज रह गए, अगर वो एक्सटिंक्ट हो रहे थे तो कितने रह गए. ठीक है, इस तरह के कई सवाल आप पूछ सकते हैं. पॉपुलेशन किसी भी चीज़ की पॉपुलेशन हो सकती है, लोगों की पॉपुलेशन, मछलियों की पॉपुलेशन, गोरिल्लाज की पॉपुलेशन, एंड सो ऑन. तो ये इस तरह के सवाल करना कि कितने हैं, हाउ मेनी एक्स आर इन द पॉपुलेशन, ये इन्यूमरेशन है. ये बेसिक पर्पस है डेटा कलेक्ट करने का. और अगर पूरी पॉपुलेशन की बात करनी ना आपने, पूरी पॉपुलेशन की, इस तरह के सवाल आंसर किए जाते हैं सेंसस से. सेंसस का नाम सुना हुआ है आपने कभी? Yes, sir. यस सर. उर्दू में क्या कहते हैं इसको? मर्दमशुमारी. मर्दमशुमारी. शुमारी यही तो है, इन्यूमरेशन, शुमार, काउंटिंग. ठीक है, तो लोगों की काउंटिंग है, लोगों की इन्यूमरेशन है वो, तो उसको सेंसस कहते हैं. ओके. तो या तो आप, और जिसको आप सेंसस कहते हैं ना, सेंसस में फिर आप सारे लोगों को गिनते हैं, एक एक को गिनना पड़ता है. इसका एक ऑल्टरनेटिव है. ठीक है, ऑल्टरनेट सेंसस का मैं ऑल्टरनेटिव यहाँ लिख देता हूँ. इसमें तो पूरी पॉपुलेशन के लिए करना पड़ता है. सेंसस का ऑल्टरनेटिव होता है कि आप सैंपल्स ले लें छोटे छोटे, और सैंपल की बेस पे पॉपुलेशन के बारे में कुछ कह सकें. ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन अक्सर बहुत बड़ी होती है, पॉपुलेशन अक्सर पूरी की पूरी एक्सेसिबल नहीं होती. तो ऑल्टरनेटिव ये है कि आप एक छोटा सा सैंपल उठा लेते हैं और सैंपल की बेस पे कुछ चीज़ें एस्टिमेट कर लेते हैं. ठीक है, बाय द वे सेंसस से मुझे जो एरो है ना वो इस तरफ नहीं ड्रॉ करना चाहिए. सेंसस असल में पॉपुलेशन का ही होता है. ठीक है, सेंसस पॉपुलेशन का होता है. ऑल्टरनेटिव है कि आप पूरी पॉपुलेशन पे जाए, सैंपल उठा लें और उधर से कुछ अखज़ कर लें, क्योंकि ये आसान होगा. ओके. इसके अलावा जो स्टैटिस्टिक्स जिन चीज़ों से डील करता है वो है फिर है कॉज एंड इफेक्ट. कॉज एंड इफेक्ट वाले सवाल. फॉर एग्जाम्पल, अगर ये सवाल मैं रेज करूं, डज स्मोकिंग कॉज कैंसर, इसको कैसे हैंडल किया जी, कैसे आंसर होगा ये सवाल, कोई बता सकता है? Yes, because it is bad of health.
हाउ डू यू नो? कॉज रिसर्च रिसर्च की है। रिसर्च की है, फील्ड वर्क किया है। यस सर। ओके। डज वैक्सीन प्रिवेंट कोविड? इस तरह के अगर सवाल है कि क्या वो वैक्सीन की वजह से हो रहा है या कोई और वजह है, मतलब कैंसर हो रहा है तो क्या वो स्मोकिंग की वजह से हुआ था या कोई और वजह थी? कोविड नीचे जा रही है तो क्या ये वैक्सीन की वजह से जा रही है या वैसे जा रही है? कोई गवर्नमेंट कहती है कि इकोनॉमी ऊपर जा रही है तो वो गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी की वजह से जा रही है या कोई और वजह थी एक्सटर्नल? ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि कॉज कर रहा है कोई किसी चीज को या बस वो दो चीजें जुड़ी हुई हैं आपस में लेकिन कॉज कोई नहीं कर रही, लगता है कि कॉज कर रही है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स में हम इन चीजों को भी देखेंगे। ओके, ये तो हो गया मोटी बातें कि स्टैटिस्टिक्स में आप किस किस्म की इश्यूज को डील करना चाहते हैं। ठीक है, अब एक काम करते हैं, पहले कुछ टर्म्स में डिस्क्राइब कर देता हूं, कुछ टर्मिनोलॉजी। कुछ टर्मिनोलॉजी तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, उसको मैं उसकी डेफिनेशन पूरी दूंगा नहीं। मसलन हम अक्सर जो टर्म सुनेंगे वो होगी पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन है फॉर एग्जांपल ये सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स कह लें। अब ये ऑब्जेक्ट्स में ह्यूमंस हो सकते हैं, ये जानवर हो सकते हैं, ये दरख्त हो सकते हैं, ये पंखे हो सकते हैं, ये कुछ भी हो सकता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मेरे पास सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स है जिसको मैं एन्यूमरेट करना चाहता हूँ। ठीक है, जिसको मैं गिनना चाहता हूँ, जिसके बारे में मैं कुछ देखना चाहता हूँ, ये वो पूरा सेट है, पूरा सेट। तो इसे पॉपुलेशन कहते हैं। एन वैल्यू होगा कोई भी नंबर, कोई भी नहीं बल्कि साइज ऑफ दिस सेट होगा। मैं बल्कि साइज ऑफ पॉपुलेशन ही कह देता हूँ, साइज ऑफ पॉपुलेशन, इसको हम एन वैल्यू कह देंगे कि इसमें इतने हैं। ओके, देन यू विल हियर अ टर्म सैंपल। सैंपल में हम सबसेट लेंगे, सबसेट ऑफ द कंप्लीट पॉपुलेशन। कोई सबसेट, एनी सबसेट इज अ सैंपल। ठीक है, ओके ग्रेट। जब आप पूरी पॉपुलेशन से डील करते हैं तो आप सेंसस कहते हैं। इन्यूमरेशन या काउंटिंग ऑफ या एन वैल्यू निकाल रहे हैं पूरी पॉपुलेशन की, इसे सेंसस कहेंगे। और जिसको हम ब्रॉड टर्म्स में सर्वे कहते हैं कि हमने सर्वे किया है। सर्वे जब आप करते हैं ना तो आप पूरी पॉपुलेशन को नहीं देख रहे होते, उसमें आप इन्यूमरेट कर रहे हैं सबसेट को या सैंपल को। ठीक है, ये फर्क आप लोगों को क्लियर है कि नहीं? सेंसस में हर घर में जाना पड़ेगा, हर दरख्त को देखना पड़ेगा, हर मछली गिननी पड़ेगी। सर्वे में आप एक सैंपल लेके आते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने देखना हो कि एक दरिया है और दरिया में मैंने देखना है कि कितनी मछलियां बीमार थी,
या कितनी मछलियों में फलां डिजीज थी, तो क्या मैं दरिया की सारी मछलियों को निकाल के देखूंगा? कर सकता हूँ। अगर ये मतलब बहुत मेहनत करूँ तो शायद कर लूँ। लेकिन सर्वे में इस तरह हो जाएगा कि मैं एक सैंपल ले लूँगा मछलियों का एक ही बारी में, और उसमें से देख लूँगा कि कितनी बीमार थी, और उससे मुझे एक रेशो पता लग जाएगी कि यार मैंने 100 मछलियाँ निकाली थी, 3 बीमार थी, तो कोई 3% चांस है, 3% ऑफ द फिश बीमार निकलती हैं। इसका मतलब है इस पूरी पॉपुलेशन में 3% मछलियाँ बीमार होंगी। ये जब मैंने पॉपुलेशन के बारे में बात की है ना, ये मैंने पॉपुलेशन के बारे में जब मैंने बात की है, तो ये मैंने सैंपल के थ्रू पॉपुलेशन के बारे में कुछ एस्टिमेट कर लिया है, क्योंकि सैंपल के साथ डील करना आसान था, छोटा था सैंपल। ओके, ओके। अच्छा, ये जो मैंने अभी लास्ट एग्जांपल दी है ना, इसको भी डिफाइन कर लेते हैं, जिसको आप स्टेटिस्टिक कहते हैं, कि ये मेरा एक स्टेटिस्टिक है। ये एक नंबर होगा, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। किसी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, मसलन हमारा कैरेक्टरिस्टिक था जो अभी हमने एग्जांपल की थी कि डिजीज्ड एनिमल या डिजीज्ड फिश, या पहले हम देखते रहे थे फॉल्टी फैंस, डिफेक्टिव फैंस वाली हमने एग्जांपल की थी। तो ये कोई कैरेक्टरिस्टिक है कि फैन डिफेक्टिव था कि नहीं था? डिफेक्टिव फैन एंड सो ऑन, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है। तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है ऑफ सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन लेकिन ये पूरी पॉपुलेशन से नहीं निकल रहा, ये आपने निकाला सैंपल से है। पॉपुलेशन का एक सैंपल लिया, सैंपल से जो चीज अखज करते हैं आप, सैंपल से जो नंबर आप अखज करते हैं ना, उसको स्टेटिस्टिक कहते हैं। और वही नंबर अगर आप पॉपुलेशन के बारे में पूछना चाहें, तो पॉपुलेशन के बारे में, पॉपुलेशन का वो पैरामीटर होगा। ठीक है, इसे कहेंगे ट्रू न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन। इसमें आपको एग्जांपल देता हूं। मुमकिन है कि आपने दरिया में से 100 मछलियां निकाली, 3 बीमार आ गई, तो आपने सैंपल की बेस पे कहा कि 3% मछलियां जो हैं वो डिजीज्ड हैं। जबकि इसे कहेंगे ये मेरा स्टेटिस्टिक है, क्योंकि ये सैंपल से निकला। लेकिन मुमकिन है कि आपकी असल में पॉपुलेशन में, अगर पूरी पॉपुलेशन देखते आप दरिया की मछलियों की, तो 3.13% मछलियां डिजीज थी। ये चूंकि पॉपुलेशन का है असली परसेंटेज, इसे कहेंगे ये पैरामीटर है, पॉपुलेशन का पैरामीटर है। इशू ये है
हम अक्सर पैरामीटर्स तक नहीं पहुंच सकते, पॉपुलेशंस बहुत बड़ी होती हैं, पॉपुलेशंस को एक्सेस करना मुश्किल है। मुझे बताएं, दरिया की मछलियों को एक्सेस कैसे करेंगे आप, पकड़ेंगे कैसे? और जब आपने पहली पकड़ी, दूसरी पकड़ी, तीसरी पकड़ी, 5-6 तो मर गई, वो तो दरिया में नीचे डूब गई या पता नहीं कहाँ बाहर कोई ऊपर आ गई पानी पे, और किसी चिड़िया ने खा ली, किसी परिंदे ने खा ली। तो पॉपुलेशन तो चेंज होती जा रही है, उसका ट्रू पैरामीटर की वैल्यू निकालना वो तो शायद पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन कितनी है, तो कैसे फाइंड करेंगे? आंसर दिस क्वेश्चन फॉर मी। पाकिस्तान की पॉपुलेशन बतानी है आपने, हाउ विल यू आंसर दिस क्वेश्चन? पॉपुलेशन भी नहीं, मैं बल्कि ये कहता हूं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कितने लोग मौजूद हैं, ये बताने हैं आपने। उसमें विजिटर्स भी हो सकते हैं, एम्बेसडर्स, डिप्लोमेट्स दूसरे मुल्कों के, वो भी हो सकते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त कितने लोग मौजूद हैं, ये बताना है। कैसे बताएंगे? बताइए। मुश्किल है बहुत सर। लेकिन लेट्स चलें पाकिस्तान से एक छोटा कर लेते हैं। लेट्स से मैंने अभी ये बताना है कि पंजाब यूनिवर्सिटी ओल्ड कैंपस, उसमें कितने लोग मौजूद हैं, ये तो किया जा सकता है। पीयूसीआईटी की बात कर लेते हैं, आपका पीयूसीआईटी ओल्ड कैंपस, उसमें कितने लोग मौजूद हैं, ये तो गिना जा सकता है। जी सर। ओके, तो आप ही बताएं क्या करेंगे? आप पीयूसीआईटी ओल्ड कैंपस एंटर हो गए, व्हाट डू यू डू? सर हम ऑब्जर्व करेंगे, सब लोग गिनना शुरू कर देंगे। गिनना शुरू करेंगे? अच्छा, 1 सेकंड में गिन लेंगे या आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा गिनने में? टाइम लगेगा। थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेट्स से घंटा लग जाता है। क्या ये मुमकिन है? और घंटे बाद आप एक आंसर दे देते हैं। क्या ये मुमकिन है कि जिस बंदे को आपने शुरू में गिना था, जब वो घंटा खत्म हुआ है और आपने अपना फाइनल नंबर निकाला है, वो बंदा उस वक्त कैंपस से बाहर जा चुका है? जा सकता है मेरे पास। इसका मतलब है कि कई दफ़ा पूरी पॉपुलेशन का कोई उसके लिए कोई न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना वो शायद पॉसिबल ही नहीं है। पॉपुलेशन चेंज होती रहती है कॉन्स्टेंटली, कोई लोग अंदर आ रहे हैं, कोई बाहर जा रहे हैं, कुछ लोग फौत हो गए, कुछ लोग पैदा हो गए। वो पॉपुलेशंस तो डायनामिक होती हैं कुछ चीज़ों की, लेकिन अगर आप लेट्स से पंखों की बात कर रहे हैं, तो पंखों की पॉपुलेशन शायद इतनी डायनामिक ना हो जिस तरह लोगों की होती है। तो बहरहाल पूरी पॉपुलेशन को एक्सेस करना इज अ प्रॉब्लम, पूरी पॉपुलेशन के बारे में कोई बात कहना दैट्स अ प्रॉब्लम। इसलिए ऑफन वी ओनली टेक सम सैंपल्स। सैंपल्स छोटे होते हैं, उनको एक्सेस करना आसान है, उनके साथ डील करना आसान है, और वो फिक्स्ड से होते हैं। ओके ग्रेट। और फिर सैंपल से जो भी आपने एन वैल्यू निकाली है, सैंपल से आपने जो भी स्टेटिस्टिक निकाला है, उसको आप यूज करते हैं एज एन अप्रोक्सीमेशन कि अच्छा फिर पॉपुलेशन में भी फिर इस तरह की रेशो होगी। स्टेटिस्टिक्स का काम, यही स्टेटिस्टिक्स का काम है, पॉपुलेशन के बारे में चीजें अखज़ करना बेस्ड ऑन सैंपल्स। ठीक है, ओके। डिफेक्टिव फैंस वाली एग्जांपल ही ले लेते हैं। तो कि ये तो कुछ टर्मिनोलॉजी होगी, हम और टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस करते रहेंगे वक्तन फवक्तन। सपोज कि हमने फैंस की एग्जांपल की थी, तो लेट्स से कि आप क्वालिटी कंट्रोल के मैनेजर हैं, किसी एक फैक्ट्री में दैट प्रोड्यूसेस फैंस, पंखे बनाने वाली कंपनी में आप
क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर। और जो पंखे बनते हैं ना, एट अ टाइम पंखों का एक बैच आता है आपके पास, 1,00,000 पंखों का बैच आता है आपके पास। और आपका काम ये है, आपसे सिर्फ उन्होंने ये कहा हुआ है कंपनी ने कि अगर तो किसी भी बैच में 2.5% से ज्यादा पंखे डिफेक्टिव अगर हुए, इफ लगाता हूं, इफ मोर देन 2.5% फैंस आर डिफेक्टिव, नहीं चलते सही, देन डोंट सेंड दिस बैच। इस बैच को बाहर, ये पूरा 1,00,000 पंखों का जो बैच है ना, ये वापस चला जाएगा, ये फैक्ट्री चला जाएगा, ये दुकानों में नहीं जाएगा। ठीक है, आपका काम है अब चेक करना। मुझे बताएं, आप में से कोई, आपके पास 1,00,000 पंखे आ गए, 2.5% अगर उनमें से खराब हुए तो ये आगे नहीं जाएगा, क्या करेंगे आप? हाउ विल यू चेक? क्विकली। सबसे मैं एक सैंपल ले लूंगा सर, 1,000 पंखों का सैंपल ले लूंगा, उसमें चेक कर लूंगा कितने डिफेक्टिव हैं। क्यों आप 1,00,000 क्यों नहीं चेक कर लेते? सामने तो हैं आपके पंखे, सारे पड़े हैं। टाइम कंज्यूमिंग होगा काफी मेरे लिए। जी, वो 1,00,000 पंखे जब चेक करने लगेंगे, पहले आप एक पंखा उठाएंगे, उसको कनेक्ट करेंगे बिजली के साथ और चेक करेंगे। अब इसमें थोड़ी सी मेहनत लगी है, पंखा उठाना, कनेक्ट करना, और थोड़ा सा टाइम लगा है। मेहनत उठाने में, टाइम लग गया कि उठाने में और चेक करने में। ओके, ग्रेट। और ये टाइम और ये मेहनत आप मल्टीप्लाई कर दें 1,00,000 से, तो कुछ ना कुछ टाइम लगने लगा। अच्छा, अब आप लोग क्या कहते थे कि मैं सबसेट उठा लूं? यस सर, एक सैंपल ले लेंगे हम किसी पर फिक्स नंबर्स का। ओके, तो मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। टेक अ सैंपल ऑफ, मैं आपकी हेल्प करता हूँ, 800 पंखे। टेक अ सैंपल ऑफ 800 फैंस from this batch of 100,000 fans. Okay, great. Okay, I have taken the sample. Now what do I do? अब 800 फैंस को चेक करेंगे। कर लिया, थोड़ा सा टाइम लगा, मैंने कर लिया चेक। फिर क्या चेक किया? उसमें से कितने परसेंट डिफेक्टिव थे? ओके, मैं आपको बता देता हूँ। मैंने चेक किया, number of defective fans was 17. अब क्या करें? ये बैच अब मैंने भेजने आगे 1,00,000 का या नहीं भेजना? मैं देख लूंगा ना, मैं 17 को देख लूंगा कि 800 अगर तो वो 2.5% है डिफेक्टिव। ओके, 817 कर लेते हैं। तो 17/800 मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज निकालने के लिए, परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव फैंस इन द सैंपल। सर 2.1% बना है, तो ये 2.5 से कम है, देखेंगे यार। तो ये 2.1% बना, और ये 2.5% से कम है। देयरफॉर व्हाट्स योर डिसीजन? मैं भेज सकता हूँ इसे। आप भेज देंगे, ठीक है, गुड। नाउ लेट्स सी कि आपने किया क्या है यहां पे। ठीक है, व्हाट यू डन इज, आपके पास पॉपुलेशन थी 100,000 की, आपने उस पॉपुलेशन के अंदर से सैंपल उठाया
800 का, उस सैंपल की बेस पे आपने एक रेशो निकाली डिफेक्टिव फैंस की, वो 2.1% था। ये जो आपने रेशो सैंपल से निकाली है, दिस वाज अ स्टेटिस्टिक। और फिर जब आपने ये फैसला किया है कि ये 2.1%, 800 पंखों में से जो 2.1% है, अगर इनमें से 2.1% फॉल्टी हैं, तो फिर आपने कहा कि फिर मैं अस्यूम करने लगा हूं। यहां आपने ट्रिक प्ले किया। देन यू अस्यूम्ड, देन यू अप्रॉक्सीमेटेड कि देयरफॉर पॉपुलेशन में भी जो पंखे हैं डिफेक्टिव वो 2.1% ही होंगे। ये आपने पॉपुलेशन के बारे में कुछ अस्यूम किया है, पॉपुलेशन के बारे में कुछ अस्यूम किया है कि अगर मेरे सैंपल में 2.1% खराब थे, इसका मतलब पॉपुलेशन में भी 2.1% ही खराब होंगे। पॉपुलेशन में असली कितने खराब थे, एक्चुअली कितने खराब थे, वो है पैरामीटर। पैरामीटर आपको नहीं पता होता। आप सैंपल से स्टेटिस्टिक निकालते हैं और अस्यूम करते हैं कि वो जो पैरामीटर था, असली परसेंटेज, वो इस स्टेटिस्टिक के करीब ही होगी। ये उसको रिप्रेजेंट करता है और उसकी बेस पे आपने पूरी पॉपुलेशन के बारे में फैसला कर दिया कि ये भेजनी कि नहीं भेजनी। ग्रेट। ये एग्जांपल समझ आई आप लोगों को? यस सर। यानी बेसिकली आपने पता क्या किया है, आपने कहा है कि जो रेशो सैंपल में थी डिफेक्टिव की, अप्रॉक्सीमेटली वही रेशो होगी पॉपुलेशन में डिफेक्टिव की। मुझे नहीं पता कि कितने डिफेक्टिव पंखे हैं, 1 लाख के अंदर से कितने डिफेक्टिव पंखे थे। मैं उसको कैपिटल N कह रहा हूं। आई डोंट नो ये कितने थे। मैंने तो 800 चेक किए हैं, 800 में से 17 थे। और एंड देन आई से कि जो रेशो सैंपल में है, उससे आपने कहा कि वही रेशो अप्रॉक्सीमेटली पॉपुलेशन में होगी। सो दैट्स एन एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल, ऑर्डिनरी लाइफ की, कि किस तरह से आप पॉपुलेशन से डील करने की बजाय सैंपल से डील करते हैं। गुड। बाय द वे, ये जो रीजनिंग मैंने यूज की है कि ये रेशो तो बराबर ही होंगी, इससे मुझे तरीका नहीं पता लग गया कि नंबर ऑफ डिफेक्टिव फैंस का एक एस्टिमेट निकाल लूं मैं। एन वैल्यू आ गई, कैसे आएगी? एन का क्या आंसर आएगा? बताइए। वो एक 1 लाख को मल्टीप्लाई कर देंगे। दोबारा बताइए। वो 1 लाख को मल्टीप्लाई कर देंगे 17 और 800 से। अच्छा, 100,000 को। ओके जी, 1 लाख को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 17/800 मल्टीप्लाइड बाय 100,000। ये मैंने अपने नंबर ऑफ डिफेक्टिव फैंस का एक एस्टिमेट निकाल लिया है। और ये एस्टिमेट निकाला किस बेस पे है? पॉपुलेशन की सैंपल की बेस पे, सैंपल में डिफेक्टिव फैंस की बेस पे। इसका मतलब है कि मैं अपनी पॉपुलेशन के बारे में भी चीज़ें निकाल सकता हूँ कि कितनी पॉपुलेशन में कितने डिफेक्टिव होंगे। लेकिन इसके लिए मुझे पॉपुलेशन का साइज पता होना चाहिए था। मुझे पता था कि मेरी पॉपुलेशन में 1 लाख पंखे हैं, इसलिए मैं n निकाल सका था। इसका आंसर क्या आएगा बाय द वे? सर 2125 2135 2125 2125 हाँ 2125 आएगा इसका आंसर। ठीक है, कि मेरी पॉपुलेशन में फिर अप्रॉक्सीमेटली इतने पंखे खराब होंगे।
ये तो मैं तब कर सकता हूं जब मुझे पॉपुलेशन का साइज पता है। मुझे बताएं दरिया में मछलियों की पॉपुलेशन, उसका साइज मुझे पता होगा। दरिया में मछलियां कितनी हैं? डू आई नो दिस? नो सर। ये तो हमें नहीं पता। और अगर पता करने जाऊंगा भी तो वही प्रॉब्लम होगी जो आपने पीयूसीएटी में बंदे गिनने वाली प्रॉब्लम थी कि बाय द टाइम मेरी काउंटिंग खत्म हुई है, हो सकता है दरिया में मछलियों का काउंट चेंज हो गया हो, कुछ पैदा हो गई, कुछ मर गई। और फिर मुझे ये भी नहीं पता मैंने सारी गिन ली कि नहीं गिनी। सो दरिया में मछलियों वाला अगर सवाल आता है तो मुझे पॉपुलेशन का साइज मालूम करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो मेरे पास पॉपुलेशन का साइज नहीं होगा। उन केसेस में आप क्या करेंगे? तो मैं उस तरह के एक सवाल आपसे पूछता हूं। सिचुएशन में कंस्ट्रक्ट करता हूं। सो ये पहली एग्जांपल थी, एग्जांपल 1। नाउ लेट्स डू एग्जांपल 2। ठीक है, आप अब क्या हैं? आप एक वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट हैं और आप किस चीज़ को स्टडी कर रहे हैं? यू आर स्टडीइंग द इकोसिस्टम। एक छोटी सी कोई लेक है, स्मॉल लेक, उसमें जो मछलियां रहती हैं उनका जो इकोसिस्टम है कि कितनी इस किस्म की मछलियां हैं, कितनी इस किस्म की मछलियां हैं, क्या रेशोज हैं इनकी, क्या बैलेंस है, कौन किसका खाना खा जाता है, कौन मर जाता है उस वजह से, कौन जिंदा रहता है, कौन किसकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, किसकी कम हो, ये इकोसिस्टम है। और आप इस इकोसिस्टम को स्टडी कर रहे हैं एक स्मॉल लेक में। ठीक है, एक मछली होती है, उसे कहते हैं पाइक। ये मछली दूसरी मछलियों के बच्चे खा जाती है। ठीक है, मछलियां नॉर्मली तो मछलियों को नहीं खाती, कार्निवोरस नहीं होती, मीट ईटिंग नहीं होती, लेकिन ये जो पाइक है ये दूसरी मछलियों के बच्चों को खा जाती है। तो आप ये जानना चाहते हैं, तो डू यू फील के पाइक की जो पॉपुलेशन है ये गिन लेनी चाहिए, या ये लोग टाइम ज़ाया कर रहे हैं, या ये बिल्कुल यूजलेस है? जो वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट इस तरह की चीज़ें स्टडी कर रहा है, क्या वो अपनी ज़िंदगी ज़ाया कर रहा है? या ये इम्पोर्टेंट सवाल हो सकता है कि यार मैंने देखना है पाइक जो मछली है उसकी पॉपुलेशन की क्या सिचुएशन है। तो यू थिंक इट्स एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन? Yes, sir, I think it is. Why is it an important question? क्योंकि सर देखिए, अगर हम इनके नंबर ऑफ काउंट्स कर लेते तो हमें ये पता चल जाएगा अगर एक मछली जो है कितने बच्चों को खा रही है। ये तो नहीं पता लगेगा, हमें सिर्फ ये पता लगेगा कि पाइक कितनी बढ़ गई है या कितनी कम हो गई है। जी सर, उसके हिसाब से हम एवरेज निकाल सकते हैं। किसकी एवरेज? सर जो दूसरी मछलियां जिनके बच्चों को खा रही है। हमें तो नहीं पता कितने खा रही है, ये तो हम गिन ही नहीं रहे। हम तो सिर्फ अगर ये देखें कि पाइक बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, क्या ये मालूम करना कि पाइक बढ़ गई है या नहीं बढ़ गई, क्या ये जरूरी है? इसका कोई फायदा है? सर अगर बच्चों को खा रही है दूसरी मछलियों तो जरूरी है कि इससे इफेक्ट पड़ रहा है दूसरी के पॉपुलेशन। इससे वो इकोसिस्टम अफेक्ट हो रहा है। हो सकता है कुछ मछलियां एक्सटिंक्ट हो जाएं, हो सकता है या उस लेक में कुछ मछलियां खत्म हो जाएं, उस जगह पे कुछ मछलियां खत्म हो जाएं।
इससे, और जब भी आप इकोसिस्टम को चेंज करते हैं, इकोसिस्टम के फिर कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं चेंज करने के, और वो कई दफ़ा बड़े ड्रास्टिक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस एग्जाम्पल से ज़रा हट के बात करता हूँ। नंबर ऑफ हनी बीज, शहद की मक्खियाँ जिसे आप कहते हैं, ठीक है। हनी बीज की जो पॉपुलेशन है, अगर कोई इसको गिनता है कि ये ज़िंदगी ज़ाया कर रहा है या ये कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, ये मेरा सवाल। इस पे आप कहेंगे ये जिंदगी ज़ाया कर रहा है ना? यस सर। नो सर, बज़ाहिर नो सर। ओके, जो कहते हैं कि नो, जिंदगी ज़ाया नहीं कर रहा, वाई? क्योंकि सर साइंस के एक सर्वे के मुताबिक अगर हनी बीज ना वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट करती तो इंसान कुछ देर, मतलब 7 दिनों के अंदर या कुछ दिनों के अंदर ही वो मर जाने थे, इंसान, तमाम इंसान मर जाते। वाई? पता नहीं, ये इसकी रीजन नहीं पता, लेकिन अगर मुझे इतना पता है कि इंसानों के लिए जरूरी है तो मैं इसकी पॉपुलेशन के अंदर इंटरेस्टेड हूँ। ओके, और लेट मी एक्सप्लेन, लेट मी गिव यू वन पॉसिबल रीजन कि क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है हनी बीज, और उनके नंबर्स को गिनना क्यों इतना इंपॉर्टेंट है कि ये बढ़ रही कि कम हो रही हैं। डू हनी बीज गो फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर? यस सर। ये फ्लावर टू फ्लावर जाती हैं, इसका मतलब है ये पॉलिनेशन करती होंगी। मुझे पॉलिनेशन के स्पेलिंग नहीं आते वैसे। डू यू नो व्हाट पॉलिनेशन इज? एक फूल पे जो पोलन है वो इनके पाँव पे या इनकी बॉडी पे लग के दूसरे फूलों तक जाता है, एक पौधे से दूसरे पौधे पे जाएगा, और पौधे ऐसे ही रिप्रोड्यूस करते हैं, ऐसे ही पौधे रिप्रोड्यूस करते हैं, ऐसे ही पौधे बढ़ते हैं। तो जब हनी बीज की वजह से प्लांट्स की पॉलिनेशन होती है, अगर हनी बीज कम हो रही हैं, प्लांट्स की पॉलिनेशन कम होगी, प्लांट्स कम हो जाएंगे। जब प्लांट्स कम होंगे तो जानवर भी, उनके लिए खाना कम होगा, इंसानों के लिए भी खाना कम होगा, इंसानों के लिए जानवर भी कम होंगे। सो पूरा इकोसिस्टम चेंज होता है इस तरह की चीज़ों से। दैट्स व्हाई इट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग टू नो कि हनी बीज के नंबर्स क्या हैं अभी। सो लेट्स कम बैक टू आवर एग्जांपल कि इस इकोसिस्टम में पाइक मछली कितनी ज़्यादा ऊपर जा रही कि नीचे जा रही। इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब आप एन वैल्यू जानना चाहते हैं पाइक की, ये कैसे निकालेंगे कि इस लेक में कितनी पाइक मछलियां हैं? हाउ विल यू फाइंड दिस? बताएं। मैं कोई लेक का छोटे से हिस्से में देख लूंगा कि कितनी वहां पर कितनी है, तो फिर उस हिसाब से मैं पूरे लेक का अंदाजा लगा लूंगा। सो आप कहते हैं लेक के छोटे से हिस्से में देख लिया, 10 निकल आई। अब मैं देखूंगा कि मेरे पास पूरी फिर लेक कितने फीट होगी। अगर फर्ज करें 100 फीट की लेक थी तो 10 फीट में अगर मेरे पास 10 मछलियां निकल रही हैं, कैसे तो मैं उससे अंदाजा लगा लूंगा। ये जरा मुझे बताएं, लेक फीट में तो होगी नहीं, लेक लेंथ तो नहीं होगी लेक की, लेक का तो एरिया उसका अगर होगा, अगर एरिया अगर मैं एरिया वाइज, एरिया भी नहीं होगा लेक का। लेक का क्या होगा? वॉल्यूम। यस सर, वॉल्यूम। चलें, अगर तो लेंथ मालूम करनी होती, अगर एरिया मालूम करना होता, चलें ठीक है। ये वॉल्यूम कैसे मालूम करेंगे लेक का? ये फिर एक स्टैटिस्टिक्स का टाइप सवाल आ जाना है। वॉल्यूम बताएं कैसे लेक का मालूम करने लगे अब आप? मैथमेटिशियन को बुलाएंगे। ओके, मैथमेटिशियन को बुला लिया, आ गया। अब लेक का वॉल्यूम बताएं। ऊपर से देख के बता देगा वो। लेकिन सर जरूरी तो नहीं कि उस वॉल्यूम में जितनी मछलियां दूसरे में भी वो उतनी ही पाइक मछलियां हो सकता है दूसरी जगह पर उससे ज्यादा हो बहुत। एग्जैक्टली, ये तो बाद में मैंने इनको पकड़ना था कि लेट्स से वॉल्यूम भी पता लग गया, इवन दो वॉल्यूम निकालना कितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी,
वो भी तो एक एक्सपेंसिव ऑपरेशन होगा ना, आपको कोई एक्सपर्ट चाहिए होगा, आप उसको बुलाएंगे, वो पानी के अंदर जाएगा, वो पता नहीं मेजरमेंट्स करेगा। अगर ये पॉसिबल है, लेट्स अस्यूम के पॉसिबल है, और लेट्स अस्यूम के वॉल्यूम भी आ गया आपके पास, वो जिस हिस्से से आपने देखा था हो सकता है उधर रेशो कम थी, और उधर चूंकि आप खड़े थे, चूंकि आप वहां पे खड़े थे, वहां से मछलियां भाग गई तो वहां कम होनी थी, या चूंकि आप फिर तो पंखों वाले में भी इस तरह हो सकता है कि पंखे भाग जाएंगे आप। उस सेट में हमारे पास डिफेक्टेड कम आ रहे हो, 800 जो हमने किए थे, बाकियों में ज्यादा भी हो सकते थे। नहीं, पंखे असल में मूव नहीं करते, तो पंखों का आप कहते हैं कि मैंने रैंडमली कोई 8 उठा लिए। इस केस में जब आप मछलियों के पास जाते हैं ना, तो ये कहना कि मैंने रैंडमली कुछ मछलियां उठाई हैं, दिस बिकम्स ए लिटिल ट्रिकी। कि आप जहाँ पे खड़े थे, हो सकता है आपने कोई खाना फेंका हो तो खाने पे ज़्यादा मछलियाँ आ गई, हो सकता है आपने खाना ना फेंका हो, आपको देख के ही थोड़ा सा आ गई हो, या आपको देख के कोई भाग गई हो। यानी आप उस इकोसिस्टम को थोड़ा सा इफेक्ट कर रहे होते हैं जब आप उसको मेजर करना चाहते हैं। तो ये दीज थिंग्स कैन बी अ लिटिल ट्रिकी। बट सर मतलब जो हमने सैंपल निकाला है जरूरी तो नहीं उसमें मतलब क्या पता ज्यादा वाले सही हो या ज्यादा खराब आ गए, डिफेक्टिव आ गए हो, वो भी तो मतलब रैंडम ही है, इसी तरह का ही है। जी ये इंपॉर्टेंट सवाल है कि आपने जो सैंपल उठा लिया है, उस सैंपल में अगर बाय चांस कुछ इस तरह की चीज़ें आ गई तो आपका कितना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये जो 2.1% नंबर आया है डिफेक्टिव फैंस का, 2.1%, आपका कितना कॉन्फिडेंस होना चाहिए इस नंबर में, ये भी स्टेटिस्टिक्स के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये आप लोग बिल्कुल सही सवाल पूछ रहे हैं कि वाई शुड आई ट्रस्ट, कि अगर मैंने ये 800 ना उठाए होते, कोई और 800 उठाए होते, तो हो सकता है 17 ना होते डिफेक्टिव, कुछ और हो जाते, फिर मैं 2.1% ना कह रहा होता। तो हाउ कॉन्फिडेंट शुड वन बी कि जब वो सैंपल की बेस पे पॉपुलेशन के बारे में कुछ कह रहा होता। इस पे शायद अगर कोर्स में टाइम रहा तो सेमेस्टर भी शॉर्ट है, पर अगर टाइम हमें मिला इंशाल्लाह हम ये कॉन्फिडेंस की बात भी कुछ करेंगे कि हाउ कॉन्फिडेंट शुड वी बी। ये इंपॉर्टेंट बात है जो आप कर रहे हैं। अच्छा, अब इस पे वापस आते हैं, एंड लेट मी गिव यू सम सॉल्यूशन। इशू ये है, मैंने लेक के अंदर पाइक मछलियों का नंबर एस्टिमेट करना है, ठीक है। उसका एक तरीका ये है, पहले स्टेप में आप ऐसा करें, स्टेप 1 आप कैप्चर करें कुछ मछलियां, ठीक है, और लेट्स से आपने जितनी भी मछलियां कैप्चर की थी उनमें से काउंट करें कि पाइक्स कितनी थी। जितनी भी आपने कैप्चर की थी काउंट, उनमें से पाइक मछली कितनी थी, ठीक है। लेट्स से, और उसको कहते हैं N1। लेट्स से N1 जो है ये था 200 मछलियां, फाइन, मैंने गिन ली। अब मैंने एक और काम किया है, वो जो 200 मछलियां थी ना, हर मछलियों के फिन होते हैं, या मछली की बॉडी पे मैंने एक हल्का सा कोई निशान लगा दिया है, कोई टैग कर दिया है मैंने मछली को कि ये पाइक थी, और ये वो वाली पाइक थी जो मेरी 200 में थी। यानी मैंने जब मछलियां निकाली उनमें से 200 मछलियां पाइक थी, हर मछली को मैंने टैग कर दिया है, कोई इंक लगा दी है, कोई टैग फिजिकल लगा दिया है, कोई ना कोई तरीका है जिससे मुझे पता लग जाए कि अगर ये दोबारा मेरे पास मछली आई ना तो मुझे पता लग जाएगा वो ये पहले वालियों में से है, ये उन 200 में से है। टैग देम एंड send them back, put them back. In the lake. Okay, great. Second, recapture. फिर से कुछ मछलियां पकड़ें, थोड़ा सा टाइम इंतज़ार करें। थोड़ा सा टाइम इंतज़ार मैं इसलिए करवाना चाह रहा हूँ कि वो जो आपने 200 मछलियां वापस फेंकी है ना, या इनफैक्ट जितनी भी फेंकी हैं, वो मछलियां अच्छी तरह घुल मिल जाएं लेक में, ट्रैवल करना शुरू कर दें। क्योंकि अगर आपने अभी फेंकी हैं और अभी दोबारा पकड़ ली हैं तो फिर तो वही वाली मछलियां आपके आसपास ही थी,
ठीक है, तो मैं वो ख़त्म करना चाह रहा हूँ। मैं कोई उनको फेंका और कोई लत से 1 घंटे बाद आया, 2 घंटे बाद आ गया, 4 घंटे बाद आ गया, 1 दिन के बाद आ गया, और मैंने दोबारा मछलियाँ पकड़ी, और मैंने इस दफ़ा वही काउंटिंग किए नंबर ऑफ पाइक, और जो नंबर ऑफ पाइक्स आए हैं मेरे पास वो थे 150। जितनी मैंने मछलियां पकड़ी हैं उनमें से देखा 150 पाइक्स थे। उनमें से के मछलियां ऐसी थी, पाइक्स ऐसी थी, और के की वैल्यू लेट्स से कहते हैं 21, उन पे टैग लगे हुए थे। ये वो थी मछलियां जो रिकैप्चर हुई हैं, जो पहले भी मेरे पास आई थी और फिर से आ गई। अब एक्सपेरिमेंट समझ रहे हैं? यस सर। ओके, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, दिस इंप्लाइज परसेंटेज ऑफ टैग्ड पाइक्स in the sample is 21 over 150। ऐसा ही है ना, 150 पाइक्स आई हैं मेरे पास, उनमें से 21 टैग्स हैं, तो रेशो क्या है 21 over। अगर मैं परसेंटेज ही कहना है तो हाँ ठीक है, परसेंटेज इज 21 over 150, इतनी रेशो है। चलिए मैं रेशो कह देता हूँ यहाँ पे। और अब ये सैंपल की बेस थी, अब हम पॉपुलेशन के बारे में कोई चीज कहने लगे, और वो चीज ये है कि जितनी रेशो टैग्ड पाइक्स की सैंपल में है, उतनी ही रेशो टैग्ड पाइक्स की होगी लेक में। बल्कि मैं इसको पहले इंग्लिश में लिख देता हूँ। हमारी अब अजम्पशन ये, इस अजम्पशन की बेस पे हम अखज़ करेंगे कुछ। रेशो ऑफ टैग्ड पाइक इन सैंपल is approximately equal to ratio of tagged pike in population या lake। जब हम लेक कहते हैं उसका मतलब यही है, पॉपुलेशन सारी की सारी लेक के अंदर ही है। तो सैंपल में रेशो है वो पॉपुलेशन के रेशो के बराबर होगी। ये अजम्पशन होती है हमारी कि अगर हमने रैंडमली चीज़ें उठाई हैं और इफ़ द सैंपल इज़ लार्ज इनफ, ठीक है। तो रेशियो ऑफ टैग्ड पाइक इन सैंपल क्या है 21 over 150। दिस शुड अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू रेशियो ऑफ टैग्ड पाइक इन लेक। लेक में कितनी मछलियां हैं मुझे नहीं पता, n। लेक में कितनी पाइक्स हैं n। लेकिन लेक में टैग्ड पाइक्स कितनी है कोई मुझे बता सकता है? 200 सर। 200, क्योंकि ये आपने स्टेप 1 में खुद ही तो डाली थी। आपने पकड़ी बहुत सारी मछलियां, देखा पाइक्स कौन सी हैं, पाइक्स को जाके टैग किया और टैग करके वापस लेक में डाल दिया। अब आपको कंफर्म है कि लेक में 200 मछलियां। एंड लेट्स अस्यूम कि आपने जितनी देर इंतजार किया था ना, उतनी देर में ये टैग वाली मछलियों में से कोई मछली मरी नहीं थी। लेट्स अस्यूम दिस। लेट्स ऑल्सो अस्यूम कि उतनी देर में इनके टैग खराब भी नहीं हुए थे, वो टैग भी ठीक रहे और मछलियां भी 200 ही रही। लेट्स अस्यूम दिस, ठीक है। यानी मैंने अगर लेट्स से 4 दिन बाद आता तो मुमकिन है कि कुछ मर जाती मछलियां, लेकिन लेट्स से मैं 1 घंटे बाद आया तो देयर इज अ वेरी लिटिल चांस कि उसे 1 घंटे में मर जानी थी उन्हीं 200 में से, या टैग खराब हो जाने थे। देयर इज लिटिल चांस। ओके,
And so now this gives me a value of estimating n equals 21 over 150 into 200. क्या आंसर आता है? तो 28 28 नहीं यार, ओ मैंने गलत लिखा है, मैंने ये लिखा गलत है। वेट, मैंने गलत लिखा है, अंदर जाएगा इंटू 150। हाँ, आई शुड हैव सेड 200 इंटू 150 ओवर 21, ये आता है इसका आंसर। एंड दैट कम्स आउट टू बी 1428.57। तो 0.57 मछली हो सकती है? नो सर। तो इट मीन्स कि हम उसको राउंड कर देते हैं, ठीक है। तो अगर हम राउंडिंग करते हैं, हमारा जो एस्टिमेट आएगा एन वैल्यू का, हम कहते हैं कि एन के हमारा एस्टिमेट ये है कि इस लेक में जो पाइक्स हैं वो 1429 है राउंडिंग करने के बाद, ठीक है। दैट्स आवर एस्टिमेट। तो हमने गिन ली, राइट। कहाँ हमें लेक का वॉल्यूम मालूम करना पड़ रहा था, कहाँ हमें सारी मछलियां गिननी पड़नी थी, पता नहीं वो कैसे करते हम। लेकिन अब हमारे पास एक एस्टिमेट आ गया है कि इस लेक में नंबर ऑफ पाइक्स 1429 होंगे, ठीक है। और ये नंबर अब आप अगले महीने आके फिर चेक कर लें, अगले महीने आके फिर चेक कर लें, अगले महीने फिर चेक कर लें, एंड यू कैन सी कि ये नंबर बढ़ रहा है, कम हो रहा है, क्या है, और इसकी बेस पे आप फिर फैसले कर सकते हैं। ओके, यस सर। यस। ओके। तो ये बड़ा ये जो कैप्चर इसको कहते हैं, ये जो चीज हमने की है इसको कहते हैं कैप्चर रिकैप्चर मेथड। किसी भी चीज की अगर आपने पॉपुलेशन साइज निकालना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। सैंपल की बेस पे ही पॉपुलेशन काउंट हो रही है, जिसको आप सेंसस कहते हैं, मर्दमशुमारी। उसमें तो हम हर घर में जा रहे होते हैं, लेकिन ये मेथड एक अच्छा मेथड है चीज़ें गिनने का, कि ये सैंपल की बेस पे चीज़ें गिन लेता है, एस्टिमेट ही करता है। सर ये जो हमने ऊपर 200 लिया है, ये हमने खुद से अपनी तरफ से लिखा है, मतलब 21 और 150 इक्वल टू 200 ओवर। जब आपने कैप्चर किया था पहली दफा, तो आपने गिनी थी कि मैंने जितनी भी मछलियां, लेट्स से मैंने कैप्चर की कोई आई डोंट नो 400 मछलियां पकड़ी, मैं देखा 200 पाइक्स हैं उसमें। इन 200 पाइक्स जो मछलियां इस वक्त मेरे हाथ में हैं, मैंने इनके ऊपर कोई ना कोई मार्क लगा दिया, टैग कर दिया इन्हें, और टैग करने के बाद वापस फेंक दिया लेक में। अब वापस फेंकने के बाद अगर मैं आपसे पूछूं, हंजला आप बात कर रहे हैं? जी सर। तो हंजला अगर मैं आपसे पूछूं इनको वापस फेंकने के बाद कि इस वक्त बताओ इस वक्त लेक में कितनी टैग्ड पाइक्स हैं, तो क्या आंसर देंगे आप? सर थोड़ी देर बाद निकालेंगे। नहीं, अभी मैंने जैसी बाहर से वापस फेंकी है ना मछलियां, सर 200। तो आप कहेंगे 200, क्योंकि आपने अभी 200 को टैग करके अंदर फेंका है। और अब मैं अस्यूम कर रहा हूं कि जब मैंने अगली दफा मछलियां पकड़ी हैं थोड़ी देर बाद, तो तब भी कितनी होंगी फिर? तब 150। ये तो मछलियां मेरे हाथ में नहीं, जब मैं रिकैप्चर के टाइम पे चंद मिनट बाद, अब जब मैं आपसे पूछता हूँ कि टैग्ड मछलियां कितनी होंगी अंदर, तो आप कहेंगे 200। अंदर तो 200 ही होंगी ना। जी सर। मेरे हाथ में 21 आई हैं। ठीक है। तो जो रेशो मैं कह रहा हूँ कि 21 ओवर 150 की रेशो है, ओवरऑल रेशो भी यही होगी 200 ओवर n। इससे मुझे n पता लग जाएगा। ठीक है सर, समझ आ गई सर। ओके, थैंक यू। ओके।
अच्छा, एक और चीज़ करते हैं। अच्छा, उस सवाल पे आते हैं अब। वो जो हम सवाल कर रहे थे कि अगर मैंने मालूम करना होता आई एम ट्राइंग टू थिंक ऑफ अ क्वेश्चन दैट इज नॉट कंट्रोवर्शियल। असल में सारे मेरे जहन में सवाल कंट्रोवर्शियल आ रहे हैं। चलें, लेट्स डू दिस। आप कंट्रोवर्शियल ही कर लेते हैं सवाल। मैं पॉलिटिक्स पे नहीं डिस्कस करना चाह रहा था, लेकिन लेट्स आस्क अ पॉलिटिकल क्वेश्चन। अगर मेरा सवाल है हाउ मैनी नहीं, अगर मैं जानना चाह रहा हूँ अगर मैं जानना चाह रहा हूँ रेशो ऑफ पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स की। अब ये कोई भी पॉलिटिकल पार्टी खुद भी तो अपने लिए जानना चाहेगी ना, ये एस्टिमेट करना चाहेगी कि यार हमारी कितनी सपोर्ट है मुल्क में। तो ये खुद भी सर्वे करवाती हैं, पार्टीज खुद सर्वे करवाती हैं, हर पार्टी करवाती है कि हमारी कितनी सपोर्ट है, और वो ये रेशोज मालूम करना चाहते हैं। ये कैसे होगा? अगर कोई लेट्स से चेयरमैन ने कहा कि जी मुझे ये चाहिए, रेशो चाहिए। कोई वर्कर था, वर्कर ने जाके किसी ऐसे शहर से डेटा कलेक्ट किया जहां पे पीटीआई की बहुत सपोर्ट थी, तो ये रेशो हाई आ जाएगी, है ना? यस और नो? यस सर। Okay. Yes, sir. इसका मतलब है कि देर आर इश्यूज विद समथिंग कॉल्ड सैम्पलिंग। सैम्पलिंग जो है ये स्टेटिस्टिक्स में एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हाउ डू यू चूज योर डेटा पॉइंट्स। मसलन मैं अपने सारे डेटा पॉइंट्स जो हैं वो कराची से चूज कर लूं, तो कराची में तो मे बी पीपल्स पार्टी MQM उनकी सपोर्ट ज़्यादा होगी तो पीटीआई की कम आ जाएगी। लेकिन इफ़ आई चूज ऑल माई डेटा पॉइंट्स फ्रॉम आई डोंट नो समवेयर इन KPK, मे बी KPK में किसी जगह पे पीटीआई की सपोर्ट ज़्यादा हो। इफ़ आई चूज ऑल माई डेटा पॉइंट्स फ्रॉम लाहौर, तो लाहौर ट्रेडिशनली PML का स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है, तो लाहौर में फिर आंसर्स फ़र्क आ जाएंगे। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि मैं किस तरह से सैम्पल कर रहा हूँ चीज़ों को, बिकॉज मेरे आंसर के अंदर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बायस आ सकता है कि मैंने किस तरह से अपने पॉइंट्स चूज़ किए हैं, डेटा पॉइंट्स, उससे पता उस दैट डिटर्मिन्स कि मेरे अखज़ जो किया नतीजा उसमें बायस है कि नहीं है। यानी यू वुड नॉट वांट टू टेक अ बायस्ड सैंपल, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अगर आप बायस्ड सैंपल उठाएंगे वर्सेस अनबायस्ड सैंपल उठाएंगे, अब अनबायस्ड सैंपल क्या होगा?
वो जो वर्कर है उसको क्या करना चाहिए था? बायस सैंपल इज नॉट गुड, अनबायस सैंपल इज गुड। वो वर्कर अनबायस सैंपल कैसे उठा सकता है? वो हर शहर से कर ले, हर शहर से ढूंढ ले, कोई लोग हर शहर से थोड़ा सा आंसर ले ले, ठीक है। तो मैं अब एग्जांपल दे देता हूँ। इफ people from only some segments of society are selected, और उनसे पूछा जाए कि do you support PTI or do you not support PTI, right? If people from only some segments of society are selected, then other segments are left out. इसे कहते हैं सिलेक्शन बायस, कि आपके सिलेक्शन के तरीके में ही कि मैंने किन से सवाल पूछना है, आपके सिलेक्शन के तरीके में बायस था, और अब आप जो भी नतीजा अखज़ करेंगे वो मशकूक होगा। कि आपने सिर्फ बूढ़े लोगों से पूछा तो फिर आपने यंग लोगों की ओपिनियन नहीं ली, कि आपने सिर्फ यंग लोगों से पूछ लिया फिर आपने बूढ़ों की ओपिनियन नहीं ली, क्या आपने सिर्फ स्कूल टीचर्स से पूछ लिया फिर आपने डॉक्टर्स की ओपिनियन नहीं ली, क्या आपने बिजनेसमैन की ओपिनियन नहीं ली, क्या आपने सिर्फ ख़वातीन से पूछ लिया फिर आपने मर्दों की ओपिनियन नहीं ली, ठीक है। तो आपके सैंपल में जो भी बायस होगा आपका नतीजा उससे इफेक्ट हो रहा होगा। इसे कहते हैं सिलेक्शन बायस, कि किस आपने पूछने के लिए कौन से लोग चुने थे आपने, दैट्स कॉल्ड सिलेक्शन बायस, ठीक है। ओके, जी सर हमारी 1 o'clock आज क्लास है, तो आप प्लीज 1 o'clock तक क्लास एंड कर दें। किस चीज़ की क्लास है आपकी? सर कुरान क्लास। वो तो हो ही नहीं रही थी सर, आज से है, अब हमारी शेड्यूल हो गई है। तो वो सेमेस्टर में जी 3 घंटे, और वो अब ये 4 होंगी सिर्फ क्लासेस? यस सर, अभी सेमेस्टर में 4 ही होंगी। अच्छा सर 4 होंगी लेकिन 12 घंटे बढ़ जाएंगे तो वो 12 क्लासेस होंगी ना। ठीक है, सही है। पता नहीं ये रूल्स में अलाउ करते हैं इस तरह करना या नहीं, एनीवेज। अच्छा वो आपको जाती है ये, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। ये बताइए कि जैसे ही आपकी वो क्लास शुरू होती है ना तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। मैं तब तक ये ज़रा कुछ पॉइंट्स कवर कर दूँ। सर हम यहाँ से जाएंगे तो पता चलेगा ना क्लास शुरू हुई है। कोई ना कोई आप में से चला ही जाएगा और बता ही देगा, लेट्स नॉट वरी अबाउट दैट। कोई एक ना एक बता देगा। और तो एक तो ये सिलेक्शन बायस था। अच्छा, तो एक इशू था सिलेक्शन बायस का, एक और इशू कन्वीनियंस सैम्पलिंग कर दी आपने। आपको क्या लगता है कन्वीनियंस सैम्पलिंग क्या चीज होती होगी? अगर मैं आपको कुछ भी ना बताऊं, कन्वीनियंस सैम्पलिंग क्या चीज होती होगी? आपने उन लोगों से पूछ लिया, पीपल या डेटा पॉइंट्स में कह देता हूं,
that were most easily accessible. आपने अपने मोहल्ले में पूछ लिया, किसी ने कहा कि मुझे रेशो बताओ सोसाइटी में कितने सपोर्ट है, कितनी रेशो है पीटीआई की सपोर्ट की. आपने क्या किया, आप लेजी थे, आपने अपने इर्द गिर्द दोस्तों से पूछ लिया. ये कन्वीनियंस सैम्पलिंग है. और कई दफ़ा आप ये कर लेते हैं, कई दफ़ा इट्स फाइन, ठीक है. और इजीली को फिर आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं ना कि टाइम में इजी था, एफर्ट में इजी था, एक्सपेंस कितना लग रहा है. अगर मुझे हर शहर जाना पड़ रहा है, हर शहर में रहूँगा कई दिन, वहाँ पे लोगों से पूछूंगा, पैसे लगेंगे. तो जो भी इजीली किया जा सकता था उन लोगों से पूछ लिया मैंने. इसे कहते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग, ठीक है. और कन्वीनियंस सैम्पलिंग की अक्सर एग्जांपल है जब आप कहीं फॉर आई डोंट नो, आप किसी दुकान के बाहर कोई बंदा चीज़ें कलेक्ट कर रहा है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, तो वो तो अपनी जगह पे खड़ा है, वो बंदा वो तो हिल नहीं रहा, और जो कस्टमर्स कहीं गुजर रहे हैं या लोग गुजर रहे हैं उनसे चीज़ें पूछी जा रहा है. ये कन्वीनियंस सैम्पलिंग है, लोगों के पास जा के नहीं कर रहा. इसमें भी वही इशू है कि आपके पास, आपके इर्द गिर्द कौन से लोग एक्सेसिबल थे, ये भी तो एक बायस है. मसलन अगर आप महंगी दुकान के बाहर हैं तो क्या गरीब लोग ज़्यादा उस दुकान के पास आ रहे होंगे? ज़्यादातर तो अमीर लोग आ रहे होंगे. आप किसी ऐसी जगह पे खड़े हैं जहाँ ज़्यादा गरीब लोग आते हैं, तो आपके पास डेटा पॉइंट्स गरीब लोगों की रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा होगी. तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग के अंदर भी बायसेस होंगे, ठीक है. लेकिन इट्स नॉट ऑलवेज बैड. कभी कभी कन्वीनियंस, इसके अलावा कोई आपके पास ऑप्शन कोई नहीं होती, क्योंकि वरना आप डेटा कलेक्ट करना बहुत महंगा हो जाता है, तो आप कन्वीनियंस सैम्पलिंग कर लेते हैं. लेकिन ये दोनों पॉइंट्स, सिलेक्शन बायस जो था कि आपने किसको सेलेक्ट किया, किसको नहीं सेलेक्ट किया, या कन्वीनियंस सैम्पलिंग की बेस पे कौन लोग आपके सैंपल में आ गए, कौन से नहीं आए, ये दोनों बातें असल में इस चीज़ को हाईलाइट कर रही हैं कि whenever you see some statistic, आपके पास अगर कोई ये कह के आए कि इतने % लोग हमें सपोर्ट करते हैं, या कोई स्टेटिस्टिक लेके आए कि हमारी पॉलिसीज़ की वजह से इतनी हमारी पॉलिसीज़ की वजह से इतने लोग खुश हो गए हैं, या कोई स्टेटिस्टिक लेके आए कि हमारी वैक्सीन की वजह से इतने % लोग ठीक हो जाते हैं. Whenever you see some statistic, always ask the question, always ask, how was the data collected? किसी को ये बात पसंद आए ना पसंद आए, this is something that you must ask. ये फर्ज है आप पे, ये फर्ज है आप पे. हाउ वॉज द डेटा कलेक्टेड? क्योंकि अगर डेटा कलेक्शन में बायस था तो आपके जितने नतीजे अखज़ किए हुए हैं वो रिलायबल नहीं रहते, ठीक है. तो टू मेक थिंग्स रिलायबल, ऑलवेज आस्क दिस क्वेश्चन, हाउ वॉज द डेटा कलेक्टेड.